तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं एजाज आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विषय गोधूली हिंदी का जो पहला पाठ है सर्व विभाजन एवं जाति प्रथा, इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। यदि आप इस चैप्टर के कहानी को यदि नहीं भी पढ़े हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस वीडियो में हम जो सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे, एक तो सभी प्रश्न उत्तर भी करेंगे और साथ में इस कहानी में क्या कह रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इन सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को करने के बाद अगर इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा ना तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यानी कंप्लीटली ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर सर्व विभाजन एवं जाति प्रथा, इसको लिखा कौन है? तो इसको लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब जाति प्रथा तो समझ रहे हैं ना कि हमारे समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं जाति प्रथा। कोई ऊंची जाति का कहलाता है, कोई नीचे जाति का कहलाता है, उसी को जाति प्रथा कहते हैं। और जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाता है। श्रम मतलब काम का विभाजन, मतलब बंटवारा किया जाता है। यानी फलना जाति जो है वो ये काम करते हैं, वो जाति वो काम करते हैं। तो इस तरह का जाति के आधार पर जब काम को बांट दिया जाता है तो उसको श्रम विभाजन कहते हैं। अगर किसी जाति को वो काम करने का इच्छा नहीं है, मर्जी उसका नहीं है, तो भी मजबूरन करना पड़ता है। और इसी के खिलाफ था कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए हम लोग उत्तर में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आइए उसको करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए पाठ से सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? इस उत्तर को आप बढ़िया से समझिए। यहाँ पे जो प्रश्न है ना, इसको आप बढ़िया से समझिए। यहाँ पे एक शब्द आया है विडंबना। विडंबना का मतलब होता है हंसी मजाक वाला बात। तो लेखक किस बात को विडंबना समझते हैं, किस बात को हंसी मजाक वाला बात समझते हैं, और उस विडंबना का वो जो हंसी मजाक वाला बात है उसका स्वरूप क्या है? तो देखिए उत्तर में देखिए, लेखक के विचार से इस बात को विडंबना माना गया। लेखक अपने विचार से, विचार मतलब अपने सोच से, इस बात को विडंबना माना गया है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। किसकी कमी नहीं है? जातिवाद। जातिवाद का मतलब क्या होता है? जाति को बढ़ावा देना। ऊंचा जाति, नीचा जाति, इस तरह के जाति को बढ़ावा देना जातिवाद बोलते हैं। और जातिवाद के पोषक उसको बोलेंगे जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, जो जातिवाद के सपोर्ट करता है। पोषकों का मतलब होता है पालने वाला, यानी जातिवाद को बढ़ावा देने वाला, जातिवाद को समर्थन करने वाला, सपोर्ट करने वाले को पोषक बोलेंगे। तो लेखक इस बात को विडंबना समझते हैं, काफ़ी हंसी मजाक वाला बात समझते हैं कि आज के भी युग में जातिवाद के पोषकों की, जातिवाद को सपोर्ट करने वालों की कमी नहीं है। इसके पोषक मतलब जातिवाद के सपोर्ट करने वाले कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? जातिवाद का समर्थन करते हैं। अच्छा, आज की, एक तो जातिवाद गलत चीज़ है ना, लेकिन आज के युग में भी जातिवाद के जो पोषक है वो जातिवाद को समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। इसी बात को लेखक विडंबना समझते हैं। आज तो जातिवाद समाप्त होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये दुख की बात है, हंसी की बात है कि आज भी जातिवाद को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। ये हंस बात लगता है, हंसने वाला बात लगता है ये, कि इसका स्वरूप क्या है, यानी विडंबना के स्वरूप क्या है। तो देखिए, जाति प्रथा, जिसको हम लोग जातिवाद भी बोलते हैं, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अब बताइए, श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा करना। यानी जाति के आधार पर कोई जाति ये काम करेगा, कोई दूसरा जाति है तो वो यही काम कर सकता है, यानी निश्चित कर देता है काम को, तो उसको श्रम विभाजन बोलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। मतलब श्रम विभाजन का दूसरा रूप है जाति प्रथा। यानी जहाँ जाति प्रथा होगा वहाँ जाति के आधार पर श्रम का विभाजन होता है, काम का बंटवारा होता है।
इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बोलता है कि जातिवाद सर्व विभाजन में जो है कोई बुराई नहीं है। तो कह रहा कि ऐसा तर्क देकर जाति प्रथा को लागू रखने का प्रयास सामाजिक उत्थान मतलब समाज को ऊपर उठाना, समाज को आगे बढ़ाना, हेतु मतलब के लिए विडंबना का स्वरूप कहा जा सकता है। किस बात को विडंबना का स्वरूप कहा जाता है कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि सर्व विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, अतः इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जाति प्रथा में कितना बुराई है। तो ऐसा जो भी तर्क देता है, तो ये जो तर्क है जो जाति प्रथा को लागू रखना चाहता है, इससे सामाजिक उत्थान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सामाजिक उत्थान मतलब समाज के भलाई के लिए विडंबना का स्वरूप है। हंसी मजाक वाला बात है कि लोग जाति प्रथा में भी कोई बुराई नहीं देखते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि जातिवाद के पोषक मतलब सपोर्ट करने वाला, जातिवाद को आगे बढ़ाने वाला के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक हैं वो जातिवाद को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तर्क देना मतलब लॉजिक देना। तो देख लेते हैं उसका क्या लॉजिक है। देखिए जातिवाद के पक्ष में उसके पोषक मतलब जातिवाद के पोषक का तर्क है कि उनका लॉजिक है कि आधुनिक सभ्य समाज में, सभ्य का मतलब होता है अच्छा समाज। कैसा समाज? अच्छा समाज में कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता मतलब किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए सर्व विभाजन आवश्यक है। अब देखो जातिवाद के पक्ष में इसके पोषक, इसके सपोर्ट करने वाला क्या तर्क देता है, क्या लॉजिक देता है कि आधुनिक सभ्य समाज में, आज के अच्छे समाज में कार्य कुशलता के लिए, अच्छे से काम करने के लिए सर्व विभाजन आवश्यक है, जरूरी है। आगे बोला कि चूंकि जाति प्रथा भी सर्व विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी जातिवाद के पक्ष में जो उसके पोषक है तर्क देता है कि जातिवाद भी सर्व विभाजन का दूसरा रूप है। मतलब जहां जातिवाद होगा वहां सर्व विभाजन तो होना ही है ना, क्योंकि जाति है तो जाति के आधार पर उन्हें काम भी दिया जाता है। तो जहां जातिवाद है तो वहां सर्व विभाजन भी होगा। इसलिए जातिवाद में कोई बुराई नहीं है। यानी जातिवाद के पक्ष में उसके पोषक क्या तर्क देते हैं, जातिवाद में कोई बुराई नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जातिवाद में कितना बुराई है। जाति के आधार पर लोगों को काम बांट दिया जाता है। अगर किसी जाति को वो काम करने का मन नहीं है तो फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। अर्थात जातिवाद के पोषक इसे लागू करने हेतु समर्थन करते हैं। यानी जातिवाद के जो पोषक है, जातिवाद को जो बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है, वो जातिवाद को लागू करने के लिए, हेतु मतलब के लिए समर्थन में है, उसके सपोर्ट में है। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों मतलब लॉजिक, यानी आप क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले देखिए कि कुछ लोग जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं कि ये लागू होना चाहिए। लेकिन क्या जातिवाद लागू रहना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना, ये गलत बात है। जाति के आधार पर ऊंच नीच करना, जाति के आधार पर काम को बांट देना, ये गलत चीज़ है ना। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी कुछ लोग जो जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं तो उस तर्क के खिलाफ लेखक मतलब इस कहानी को जो लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका कुछ आपत्ति है। वो कह रहा है कि नहीं, आप जो जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं उसमें हमको आपत्ति है, आपका जो तर्क है वो गलत है। ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। तो उन्हीं प्रमुख आपत्तियों को हमको बताना है उत्तर में। तो आइए उत्तर में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां है कि क्या आपत्ति है, देखिए यहां से देखिएगा। जाति प्रथा के अंतर्गत मतलब जाति प्रथा के अंदर सर्व विभाजन मतलब काम का बंटवारा कर देना स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक विभाजन का मतलब खुद ब खुद विभाजन करना। यानी जब आप किसी सर्व को, किसी काम को खुद ब खुद अपने इच्छा से चुनते हैं तो उसको स्वाभाविक विभाजन बोलेंगे।
लेकिन जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन है, जो जाति के आधार पर काम को बांटा जाता है, वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी आपके दादा परदादा जो काम करते आ रहा है वही काम आपको भी करना पड़ेगा, चाहे आप दूसरे काम को कितना अच्छा जानिए, उससे मतलब नहीं है। यानी जबरदस्ती आप पर वो काम थोप दिया जाता है, और जो काम आप पर जबरदस्ती थोपा जाएगा तो ऐसे श्रम को, ऐसे काम के विभाजन को स्वाभाविक हम नहीं कहेंगे। देखिए, जिससे मनुष्य अपने रुचि मतलब अपने इंटरेस्ट और क्षमता मतलब शक्ति के अनुसार काम का चयन मतलब चुनना नहीं कर पाता है। यानी जो श्रम विभाजन है उसमें क्या होता है कि आदमी अपने रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चयन नहीं कर पाता है, काम को चुन नहीं पाता है अपने मर्जी के मुताबिक, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देते हैं। यानी जाति प्रथा में जो जाति के आधार पर विभाजित कर देता है, यानी विभिन्न जाति को हम विभाजित वर्ग बोलेंगे, तो ये विभाजित जो वर्ग है एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच भी दिखाया जाता है कि वो ऊंचा जाति है या नीचा जाति है। क्या यह सही है? ये गलत है ना। जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, यानी इस तरह का जाति प्रथा विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यही सब आपत्ति है किसका? लेखक का। तो अब आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अगला क्वेश्चन में। तो अब चौथा क्वेश्चन, इन 4वां क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। जाति भारतीय समाज में, भारतीय समाज मतलब भारत के समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? यानी हमारे भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है, जो जाति है, उसको श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? स्वाभाविक मतलब रूप का मतलब यह हुआ कि खुद ब खुद कोई श्रम का विभाजन करना, काम का विभाजन करना। जब आप अपने इच्छा के अनुसार किसी काम को चुनते हैं तो उसको स्वाभाविक रूप कहा जाएगा, लेकिन जाति प्रथा में इच्छा के अनुसार काम को नहीं चुनाया जाता है, श्रम विभाजन इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप नहीं है। यही उत्तर में हमको बताना है ना। तो आइए देख लेते हैं। देखिए उत्तर में, भारतीय समाज में मतलब भारत के समाज में जाति जो है, विभिन्न प्रकार की जो जाति हैं, श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य अपने रुचि मतलब इंटरेस्ट या अपने स्वभाव, यानी स्वभाव का मतलब मुझे जो काम करने का स्वभाव है उसके अनुसार, तो स्वभाव के अनुसार कोई भी पेशा मतलब काम, धंधा, श्रम का चयन नहीं कर सकता है। जो इच्छा और स्वभाव के अनुसार नहीं कर सकता है तो क्या ये स्वाभाविक होगा? नहीं होगा। गर्भ धारण के समय से ही जब बच्चा पैदा होता है कोई, और वो गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा उनके माता पिता के पेशा या सामाजिक स्तर के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। इसलिए यानी श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप नहीं कहा गया है। तो अब आगे बढ़ेंगे और चलेंगे 5वां क्वेश्चन में। तो चलते हैं 5वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी किसको बोलेंगे? जब लोगों को काम धंधा नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी बोलते हैं। बेरोजगारी का एक प्रमुख का मतलब मेन और प्रत्यक्ष मतलब सीधा कारण कैसे बनी हुई है? यानी स्पष्ट है, कह रहा है कि भारत में जो इतना बेरोजगारी है ना, इसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा भी है। तो वो कैसे है, इस बात को हमें उत्तर में बताना है। तो उत्तर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, जाति प्रथा के अंतर्गत ही आपको श्रम विभाजन मिलता है। श्रम विभाजन में क्या होता है कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है और उसके माँ बाप जो काम करते आते हैं वही काम उसको भी करना पड़ेगा। अब उस बच्चा को उस काम को करने में मन लगे या ना लगे, लास्ट में वो काम ही करना छोड़ देता है। तो ऐसे परिस्थिति में जब काम करना छोड़ देते हैं, मन लगा के काम नहीं करते हैं, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ना। इसीलिए कहा गया कि जाति प्रथा बेरोजगारी को उत्पन्न करता है। वो कैसे, देखिए उत्तर में ध्यान दिए। आधुनिक युग का मतलब अभी के युग में, अभी जो जमाना चल रहा है इस युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया
जो उद्योग धंधे कल कारखाने की जो प्रक्रिया है उस वो तथा तकनीक में निरंतर, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी में, निरंतर मतलब लगातार, विकास का मतलब तरक्की होना, आगे बढ़ना, विकास और आकस्मिक मतलब अचानक परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए आज के आधुनिक युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया में हो या तकनीक में जो निरंतर विकास होता है, लगातार बदलाव होता है, और जो तकनीक में आकस्मिक परिवर्तन होता है, अचानक जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अनुसार मनुष्य को ढलने के लिए अपना पेशा क्या करना पड़ता है, बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान के चलो उद्योग धंधे में पहले कोई काम मजदूर करते थे, अब उस जगह में मशीन आ गया, तो टेक्निक आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, तो मशीन को चलाना सीखना पड़ेगा ना, आपको अपना पेशा बदलना पड़ेगा, मजदूर से आपको मशीन चलाने वाला टेक्नीशियन बनना पड़ेगा आपको। वही बोलता कि अपने पेशा बदलने की आवश्यकता है। लेकिन जाति प्रथा पेशा को, काम को बदलने की अनुमति नहीं देता है। देखिए यहाँ पे, लेकिन जाति प्रथा जो है व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद, अगर कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत है, पारंगत मतलब उस काम को खूब जानता है, बावजूद भी केवल ऐसा पेशा चुनने की अनुमति देता है जो उसका पैतृक पेशा हो, मतलब जो काम उसका पिता करते आया हो। मतलब कोई दूसरा काम हम जितना कर जाने वो काम हम नहीं कर सकते हैं, मेरा जो पिता करते आया है हमको वही काम करना पड़ेगा भाई। अब जो उद्योग धंधे में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को नहीं ढल सकते हैं, जो काम करते हैं वही काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, पेशा को बदलने का, काम धंधा को बदलने का अनुमति मतलब परमिशन ना देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप बनी हुई है। यदि हमें जाति प्रथा अनुमति दे दे ताकि अपना पेशा बदल सकते हो, तो फैक्ट्री में जिस तरह का मजदूर चाहिए हम उस काम को सीख करके वो काम पकड़ सकते हैं। लेकिन हमको तो पेशा परिवर्तन का अनुमति ही नहीं देता है जाति प्रथा, तो क्या हम उस काम को पकड़ सकते हैं? नहीं। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, काम नहीं मिलेगा किसी को। अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लेखक आज के उद्योगों में, उद्योग मतलब कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? देखिए आज के ज़माने में गरीबी भी एक समस्या है, लोग गरीब हैं, सही से अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। उत्पीड़न मतलब कहीं लोगों के खिलाफ जो है शोषण होता है, कहीं उद्योग में फैक्ट्री का जो मालिक है मजदूरों के साथ क्या करता है, शोषण करता है, उसके साथ जुल्म करता है, उत्पीड़न करता है। तो बोलता कि ये भी बड़ा समस्या नहीं है, इससे भी बड़ा समस्या है। तो लेखक किसको बड़ी समस्या मानते हैं, उस समस्या को हमें उत्तर में बताना है। अगर वो समस्या जो लेखक बताएगा इसमें कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा है, तो वो क्यों है, हमें इस बात को भी उत्तर में बताना है। तो देखिए लेखक का कहना क्या है, लेखक का इस उत्तर में कहना है कि बहुत से लोग जाति प्रथा के अंतर्गत जो काम करता है वो अरुचि के साथ करता है, यानी बाप दादा वो काम करते आया है तो हमको भी करना पड़ेगा, लेकिन हमें उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, हम मजबूरी में करते हैं, अरुचि में करते हैं, खाली काम को टालने के लिए करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है और ये समस्या गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। आइए इसको उत्तर में हम लोग बताने का कोशिश करते हैं। देखिए उत्तर में लेखक के अनुसार, यानी इस कहानी को जो लिखा है उसके अनुसार, आज के उद्योगों में, आज के कल कारखानों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना ये कि, वो समस्या क्या है देखिए, जितना ये कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को, निर्धारित मतलब जो भी काम उसको दिया जाता है, फिक्स किया जाता है, उस कार्य को, उस काम को अरुचि, अरुचि मतलब बिना इंटरेस्ट के साथ, किसके साथ, बिना इंटरेस्ट, रुचि का मतलब इंटरेस्ट और रुचि का मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना, तो अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, मतलब मजबूरी में करते हैं। लेखक किसको बड़ी समस्या मानते हैं, लेखक इसको बड़ी समस्या मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो कार्य को काम को अरुचि से करते हैं और विवशता पूर्वक करते हैं, मजबूरी में करते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार उस काम को उसी को करना पड़ेगा, चाहे उससे बेहतर वो काम जाने इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में स्वभावता खुद ब खुद, स्वभावता का मतलब खुद ब खुद मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर, दुर्भावना मतलब बुरा भावना से, दुर्भावना का मतलब बुरा भावना से ग्रस्त रहकर, बुरा भावना से ग्रस्त रहने का मतलब उसके अंदर बुरा भावना आ जाना, अपने आप को गलत सोचना कि हम बहुत खराब हैं, इस तरह का भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने। टालू काम करने का मतलब क्या होता है? किसी काम को केवल टाल के कर देना, मन ला के नहीं करना, किसी तरह निभा देना बस। टालू काम करने तथा कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, कम काम करने के लिए भी प्रेरित करती है। जाहिर सा बात है ना, जब हम किसी काम को अरुचि से करेंगे, उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, तो हम काम ज़्यादा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, एक टालू प्रवृत्ति का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? लेखक कहता है कि जब इस तरह काम किसी को करना पड़ता है मजबूरी में, तो ऐसी परिस्थिति में कुशलता, कुशलता का मतलब किसी काम को अच्छे ढंग से करना, तो कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अब आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन में देखिए, लेखक ने पाठ में, मतलब लेखक ने इस पाठ में, इस अध्याय में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? यानी इस कहानी के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा मानते हैं, नुकसानदायक, नुकसान करने वाला प्रथा मानते हैं। तो हमें उत्तर में उन्हीं पहलुओं को बताना है कि जाति प्रथा कैसे हानिकारक है। आप थोड़ा सा ना समझिए यहाँ पे, जाति प्रथा में क्या होता है? जाति प्रथा में दो बातें होता है। एक तो श्रम का जो विभाजन है, काम का जो बंटवारा है, वो स्वाभाविक नहीं होता, मन के मुताबिक नहीं होता है। आपके बाप दादा जो करते हुए आए हैं वो आपको करना पड़ेगा। यदि आप उसको इंटरेस्ट नहीं भी लेते हैं तो भी उस काम को करना पड़ता है। सबसे बड़ा तो हानिकारक ये है। दूसरा हानिकारक ये है कि जाति प्रथा में जातियों को ऊंचा नीचा समझा जाता है, किसी जाति को ऊंचा, किसी जाति को नीचा समझा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ऊंच नीच का भी भावना होता है, तो ये भी एक क्या है, समाज के लिए हानिकारक है। तो इसी को हमें उत्तर में बता देना है। देखिए, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन होता है, जाति के आधार पर श्रम यानी काम को जो विभाजित किया जाता है, काम का जो बंटवारा किया जाता है, वो मनुष्य के स्वेच्छा मतलब इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आपको अगर कोई दूसरा काम लेने का मन जाता है तो आप नहीं ले सकते, आपके जो खानदान, माता पिता जो करके आए वही काम आपको करना पड़ेगा। ना ही मनुष्य अपने इच्छा से किसी पेशा को, काम धंधा को बदल सकता है। इन बातों के माध्यम से लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को हानिकारक सिद्ध किया है। यानी यहाँ पे लेखक कहता है कि जब कोई आदमी अपने इच्छा से किसी काम को नहीं करेगा, तो स्वेच्छा से नहीं करेगा, अपने इच्छा के अनुसार, अपने रुचि से किसी काम को नहीं करेगा, तो वो उस काम को ज़्यादा नहीं कर पाएगा, जिससे उसका कमाई कजाई भी क्या होगा, कम होगा, जिससे उसको आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक पहलू पर हानिकारक होगा। आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, यानी रुपया पैसा की दृष्टि से उसको नुकसान होगा। और दूसरा क्या है देखिए, साथ ही ऐसा प्रथा में समता, समता मतलब बराबरी, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, मिलजुल करके रहना। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी नहीं होता है, ना उसमें समता होता है। मतलब सब देखिए, जाति प्रथा में जो जाति होता है वो ऊंच नीच का भावना होता है, कोई जाति ऊंचा, कोई जाति छोटा होता है। तो इस तरह का बात होता है, तो वहाँ समता नहीं होगा, यानी बराबरी नहीं होगा, भ्रातृत्व नहीं होगा, मतलब भाईचारा नहीं होगा। किसी जाति को आप नीचा मानते हैं तो कहाँ भाईचारा होगा। स्वतंत्रता भी नहीं होगा, यानी जो छोटा जाति का है वो बड़े जाति के साथ रह नहीं सकता। इस तरह का चीज़ होता है, जिससे समझा जा सकता है कि जाति प्रथा लोकतंत्रात्मक पहलू से भी हानिकारक है।
लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोकतंत्र का जो पहलू है उससे भी हानिकारक होता है। और लोकतंत्र का, लोक का मतलब होता है आदमी जनता, तंत्र का मतलब व्यवस्था, मतलब ऐसा तंत्र ऐसा व्यवस्था जो लोगों का हो, जहां लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं हम लोग। लेकिन जाति प्रथा में सबको बराबरी का अधिकार मिलता है नहीं ना, ऊंचा जाति छोटा जाति बड़ा जाति होता है। तो लोकतंत्रात्मक पहलू से भी हानिकारक है। जब जाति प्रथा होगा तो वहाँ लोकतंत्रात्मक यानी लोकतंत्र वाली बात होगा ही नहीं, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा ही नहीं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, जरूरी माना है? कौन ऐसी विशेषता है, कौन ऐसी बात है जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र के निर्माण के लिए, बनाने के लिए लेखक जरूरी मानते हैं, आवश्यक मानते हैं एक अच्छे लोकतंत्र के लिए? तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, लोक का मतलब आदमी या जनता, तंत्र का मतलब व्यवस्था। ऐसा तंत्र, ऐसा व्यवस्था जो जनता का हो, जहां जनता का चले, सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, तो उसी को क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। और इसके लिए हमें जाति प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। यानी जाति प्रथा में ऊंच नीच का भावना होता है, तो सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक सच्चा लोकतंत्र का स्थापना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो आइए उत्तर में देखते हैं कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए कौन सी विशेषता होना चाहिए। देखिए उत्तर में देखिए, लेखक के अनुसार एक सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्र मतलब आज़ाद, समता मतलब बराबरी, भ्रातृत्व का मतलब होता भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। यानी कहीं भी एक सच्चा लोकतंत्र का यदि आप स्थापना कीजिएगा तो उसके लिए स्वतंत्रता होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, लोगों को बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी। समता मतलब सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारे का माहौल होना चाहिए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्यार करे, प्रेम करे, मिलजुल करके रहे, उसी को भ्रातृत्व बोलेंगे। पर आधारित होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि दूध पानी के मिश्रण के तरह यहाँ भाईचारे हो। जिस प्रकार दूध में यदि पानी मिला दिया जाता है तो आप पानी को पकड़ ही नहीं पाओगे, तो उसी तरह भाईचारा इस प्रकार होना चाहिए कि एक दूसरे से इस प्रकार मिल जाए कि कौन किस जाति का है पता ही नहीं चले। लोकतंत्र मूलतः जो है सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, क्या? सामूहिक जीवनचर्या की रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। दो चीज़ है, एक है जीवनचर्या की रीति, दूसरा है समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यहाँ पे समझिए, सामूहिक जीवनचर्या क्या होता है? सामूहिक का मतलब होता है समूह, मतलब लोगों के झुंड को समूह बोलेंगे। समूह जीवनचर्या मतलब जीवन को गुजारना। तो जीवन को गुजारेंगे तो सामूहिक रूप से तब रहेंगे जब हम लोग के बीच प्रेम होगा। कि एक रीति है, रीति का मतलब एक परंपरा है, एक तरीका है। समाज के सम्मिलित मतलब मिला हुआ अनुभवों का आदान प्रदान है। विभिन्न जाति के पास जो भी अनुभव होता है एक दूसरे को आदान प्रदान करना, मिलजुल करके सामूहिक रूप से जीवनचर्या करना, गुजारना, इसी का नाम लोकतंत्र है। इसमें ये आवश्यक है, किसमें? सच्चे लोकतंत्र में ये आवश्यक है, सच्चे लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान का भाव हो। एक सच्चे लोकतंत्र, इसमें मतलब एक सच्चे लोकतंत्र में कह रहा है कि आपके लोकतंत्र में किसी जाति धर्म के लोग हो तो अपने साथी के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, मतलब उसको इज्जत दो आप, उसका भाव होना चाहिए, तब एक सच्चे लोकतंत्र का स्थापना हो पाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।